प्रियॉन्स प्रियॉन्स एक ऐसी पैथोजेनिक एजेंट है जो कि दूसरे पैथोजेनिक एजेंट से काफी अलग है। जो बैक्टीरिया फंजाई है, ये लिविंग सेल्स है। लिविंग या नॉन लिविंग के बीच में जो है वो वायरस है। पर प्रायोन्स जो है ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम अदर पैथोजेनिक एजेंट बिकॉज इट इज जस्ट अ मिसफोल्डेड प्रोटीन। नॉर्मली हमारे बॉडी में जब कोई प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो वो जो नेसेंट प्रोटीन वो स्टेबल नहीं रहता। उसमें काफी पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस किए जाते हैं, फोल्डिंग किया जाता है ताकि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है वो कोर ऑफ द प्रोटीन में रह जाए और जो हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग अमाइनो एसिड्स है वो सरफेस ऑफ प्रोटीन में रहे। तो ऐसे बनती है इसकी, फोल्डिंग से बनती है इसकी प्रोटीन की टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो कि काफी स्टेबल होता है। कोई भी प्रोटीन अगर मिसफोल्डेड हो जाता है तो वो स्टेबल नहीं रहता और हमारी बॉडी की जो प्रोटीन उबिक्विटिन कॉम्प्लेक्स है वो इसको डैमेज कर देता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन को। पर कुछ कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रायोन्स, दे आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय दिस प्रोटीन उबिक्विटिन कॉम्प्लेक्स जो कि नॉर्मली मिसफोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। सो ये प्रायोन्स नॉट ओनली ये अब हमारी बॉडी की प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स से तो ये बच ही जाता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, ऊपर से एल्कला एसिटिक पीएच या कोई भी हाई टेम्परेचर या आयोनाइजिंग रेडिएशन या यूवी रेडिएशन, सो रेडिएशन, हीट, पीएच या प्रोटियासोम या इवन आवर गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन, हमारी हमारी जीआई ट्रैक की जो एंजाइम्स है, इन सब से इस मिसफोल्डेड प्रोटीन की कोई भी स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन नहीं हो पाती। और इसकी वजह से मतलब प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन प्रियॉन्स की वजह से जो डिजीज होता है उसकी भी कोई भी मेडिसिन नहीं बना, कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीवायरल या कोई भी दूसरे मेडिसिन नहीं बना जिससे कि हम इससे, इस डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं अगर ये हो जाता है हमको। That is why this prions are a very good tool if we are using it as a biological weapon. इसकी इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि काफी लंबा होता है, 5 से 20 साल तक, तो इफ इट इज यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल वेपन टुडे तो इसकी इफेक्ट तो 5 से 20 साल के बाद ही दिखेगा। तो लॉट ऑफ द पॉपुलेशन विल नॉट बी एबल टू know that biological weapon has been used. सो बायोलॉजिकल वेपन आज आज से अगर आज यूज हो रहा है तो 20 इयर्स बाद जाके सडन एपिडेमिक तैयार सडन एपिडेमिक हो जाता है अगर बायोलॉजिकल वेपन की तरह हम यूज करते हैं इसको तो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रियॉन्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत बीएससी और एमएससी सिलेबस में है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो जो प्रायोन्स है हमको पता है कि ये एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है। अगर मिसफोल्डेड जो प्रोटीन है, एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है, से फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्रियॉन and normal protein is like this. So if it comes in contact with a normal protein, this will induce similar misfolding in the normal protein also. और हमको पता है कि हमारे बॉडी में, हमारे जो बॉडी में पीआरपी जीन रहती है जो कि नॉर्मल पीआरपी सेलुलर प्रोटीन तैयार करता है जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। और ये पीआरपीसी जो प्रोटीन है ये जनरली हमारे सेल की मेम्ब्रेन में रहती है और इसका फंक्शन है कि सेल टू सेल एडहेशन, सेल सिग्नलिंग
करता है, या कभी ये अगर साइनेप्स में है, हमारे नर्वस सिस्टम की साइनेप्स पे है, मतलब दो नर्व सेल के बीच वाले जो पोर्शन है जिससे कम्युनिकेशन होती है दो नर्व सेल के बीच, वो वाली उसको बोलते हैं, वो जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स में इट इज एक्टिंग एज ए स्कैफोल्डिंग प्रोटीन, और जो माइलिनेशन होती है एक न्यूरॉन में, वो माइलिनेशन में माइलिनेशन जो है वो एक्टिवेट करता है कौन, ये पीआरपीसी प्रोटीन। सो नॉर्मली हम देखते हैं कि पीआरपी सी प्रोटीन जो है ये सेल मेम्ब्रेन में काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। पर अगर ये पीआरपीसी से कन्वर्ट होके पीआरपीएससी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, इसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग वो तो हैम्पर हो ही गया, उल्टा क्या होता है, ये क्या करता है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। आयोनिक इम्बैलेंस मतलब हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो कैल्शियम है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन काफी कम रहती है। पर अगर इस पीआरपीएससी मेम्ब्रेन में एक बार इंसर्ट हो गई, तो ये क्या करता है, आयनिक इम्बैलेंस कर देता है सेल के अंदर, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अफेक्टेड होता है, और वो क्या करता है, दैट ट्रिगर्स एपोप्टोसिस। हमको पता है एपोप्टोसिस अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यूजुअली आफ्टर मेनी टर्न्स ऑफ सेल डिवीजन, कोई भी सेल है वो उसकी डेथ हो जाती है। पर uh, अगर हम देखेंगे कि बीआरपीएससी जो स्क्रेपी वाला आइसोफॉर्म है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्रियन प्रोटीन, तो वो क्या करता है, ये एपोप्टोसिस इंड्यूस कर देता है। तो जो नॉर्मल प्रियन है, हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चरली काफी डिफरेंट है फ्रॉम द डिजीज्ड प्रायन। नॉर्मल प्रायन में हम देख रहे हैं कि अल्फा हेलिक्स है, पर डिजीज प्रायन में, मतलब पीआरपीएससी जो है, इसमें क्या है, ये बीटा शीट्स देखने को मिलता है। तो एक बार ये बीटा शीट्स जो है, हमको पता है ऐसा होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स ऐसा होता है। तो बीटा शीट्स जो है, एक बीटा शीट के ऊपर दूसरा बीटा शीट इजीली स्टैक्ड हो जाती है। तो जैसे ही ये बीटा शीट इंट्रोड्यूस हुआ है प्रियन में, तो क्या होता है, एक प्रियन स्क्रेपी दूसरे प्रियन स्क्रेपी से इजीली अटैच हो सकता है, और ऐसे ये लार्ज फाइब्रॉइड स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। और ये फाइब्रॉइड स्ट्रक्चर जैसे ही क्रिएट होते हैं हमारे ब्रेन में या कोई भी ऑर्गेन में, तो इसमें एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे डिजीज, जो कि मैं नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में बताने वाली हूँ, वो सारे डिजीज क्रिएट हो जाते हैं। यही मैं बोल रही थी कि ये जो है ये जो है हम देख रहे हैं, एक बीटा शीट के ऊपर दूसरा बीटा शीट्स सारे जो है इजीली स्टैक्ड हो रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज कंडीशन क्रिएट हो रहे हैं, स्पेशली दोज अफेक्टिंग आवर नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम एज इट कंट्रोल्स द एंटायर बॉडी, तो बहुत सारे ऑर्गेन्स, मेनली नर्वस सिस्टम इन्फेक्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे दूसरे बॉडी ऑर्गेन्स भी हमारे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी नॉर्मल प्रोटीन अगर मिसफोल्डेड हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मली क्विटीन प्रोटियाजोम से इसको हम इजीली
डिग्रेड कर सकते हैं। पर जो PRPC से कन्वर्ट हुए प्रोटीन PRPSC है, इसको हम इस विबिक्विटीन से हम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। और क्योंकि ये डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, इट विल स्टे इन द सेल। और दूसरे दूसरे जो हेल्दी प्रायन प्रोटीन है, मतलब PRPPC है, उसको भी ये क्या करेगा, अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा टू इट्स ओन आइसोफॉर्म। तो ऐसे करके कोई भी सेल के अंदर PRPC की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होते जाएगी, और PRPSC आइसोफॉर्म जो है, ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और क्या है, ये एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, दूसरे बीटा शीट्स जो है, दूसरे मिसफोल्डेड प्रोटीन के बीटा शीट्स जो है, स्टैक करते करते एक लंबा सा फाइब्रॉइड बना देगा, जो कि that will again damage the organs, the cells that is around it. So पर ये जो है प्रियॉन्स जो है, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है तीन तरीके से। एक तो एक्यूर्ड होता है, जो कि हम एक्यूर करते हैं आइदर कोई भी मिसफोल्डेड प्रोटीन इन्फेक्टेड मीट खाते हैं तो, या कोई भी कंटामिनेटेड मेडिसिनल इक्विपमेंट है, तो वो वाले जो मेडिसिनल इक्विपमेंट से हमारा ऑपरेशन हो रहा है, तो तभी भी इट इज गेटिंग इनसाइड आवर बॉडी। या कभी वी आर ग्रोइंग वेरी ओल्ड, से 60-70 years के बाद नेचुरल म्यूटेशंस, देयर हैज बीन सीन दैट 20 ऐसे म्यूटेशंस होते हैं, सभी में नहीं, कुछ कुछ में इंसान में हो जाते हैं। तो ऐसे 20 म्यूटेशंस के बाद ही ये प्रायोन्स जो है फ्रॉम नॉर्मल टू स्क्रेपी आइसोफॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। पर जैसे ही ये कन्वर्ट होते हैं, बॉडी की ऐसी कोई भी मैकेनिज्म नहीं है इसको हम दूर कर सके। तो ये जो है सेल के अंदर अपना आइसोफॉर्म, डिजीज्ड आइसोफॉर्म, इन्फेक्शियस आइसोफॉर्म बढ़ाता जाता है। अगर हम बाहर से इसको इनटेक कर रहे हैं, तो अगर हम बाहर से इसको इनटेक कर रहे हैं, PRPSC को अगर बाहर से इनटेक कर रहे हैं, तो ये हमारे माउथ में जो लाइजोजाइम है, जो कि बैक्टीरिया को मार सकता है, तो माउथ में ये जो प्रायोन स्क्रेपी है, तो इसको हम अ, ये लाइजोजाइम इन द माउथ से हम इसको इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आ जाता है स्टोमक में। स्टोमक में है क्या है, एसिडिक पीएच रहती है और एंजाइम्स रहती है। तो ये एसिडिक पीएच या एंजाइम ऑफ द स्टोमक, दोनों से ही ये इफेक्टेड नहीं होता। देन इट कम्स टू द इंटेस्टाइन। वहां भी क्या रहता है, वहां भी एंजाइम रहती है, पर अपना जो प्रियॉन्स है, दैट इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय दीज एंजाइम्स। तो क्या होता है, जैसे ही ये इंटेस्टाइन में आता है, देन इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। और एब्जॉर्ब होने के बाद ये कहाँ पे आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, लिम्फ में आ जाता है। और हमको पता है कि ब्लड और लिम्फ दोनों में क्या है, इनमें इम्यून सेल्स रहती है, जो कि बाहर फॉरेन प्रोटीन को फैगोसिटाइज कर सकते हैं। ऐसा ही एक फैगोसाइटिक सेल है डेंड्राइटिक सेल, जो कि जनरली फॉरेन प्रोटीन को एनगल्फ करता है और इसको क्या करता है, अपने सेल के अंदर लेके इसको डिग्रेड कर देता है। जैसे ही कोई डेंड्राइटिक सेल एनगल्फ कर रहा है कोई प्रोटीन को, तो ये जो है ये वेसिकल फॉर्म कर रहा है और लाइजोसोम से ये क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। तो ये जो लाइजोसोम है, इसकी जो पीएच है काफी एसिडिक है, और इस एसिड से ही वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है।
पर जो अपना प्रियन है, ये एसिडिक पीएच से कोई इनको फर्क नहीं पड़ता, एंड इट कम्स आउट ऑफ द लाइसोसोम, ये वाली लाइसोसोम से ये आउट हो जाता है, और डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर ही अपना डिजीज्ड आइसोफॉर्म जो है वो इंक्रीज करने लगता है। अब जो डेंड्राइटिक सेल है, ये ट्रैवल करते करते लिम्फ नोड में जाती है, और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है, और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इसको क्रॉस करके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। एक बार ब्रेन तक पहुंच गया तो दिस दिस प्रायन, it induces similar isoform formation inside the spinal cord और ब्रेन भी। तो ऐसे करते करते ये क्या करता है, एक प्रायन जो है दूसरे प्रायन के कांटेक्ट में आके एकदम ऐसा साथ में एक एक के ऊपर एक स्टॉक हो जाता है, और एक लंबा सा फाइबर क्रिएट होता है। और ये जो लंबा सा फाइबर क्रिएट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एमोइलॉइड फाइब्रिल्स। और ये काफी स्टेबल रहता है। क्योंकि ये काफी स्टेबल रहता है, ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, दैट accumulates inside the brain and the spinal cord। और ये जो एमाइलॉइड है, ये एक बार एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है तो जो न्यूरॉन्स है इसकी डेथ हो जाती है। जब न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है तो ऐसा खाली वाला जगह दिखने को मिलता है। अगर हम ब्रेन की स्कैन करें तो ऐसे खाली वाला जगह देखने को मिलता है। और ब्रेन जो है ये थोड़ा, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखेंगे तो एक स्पंज के जैसा इट विल बी seen as a its structure will be seen just like the sponge। that is why it is called uh, spongiform encephalopathy। encephalon जो है मतलब हमारी ब्रेन जो है, ये एक स्पंज के जैसा दिखने लगता है। और क्योंकि नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में ये डीजेनरेशन हो रही है, तो ये न्यूरो डीजेनरेशन है। तो जिसपे क्या है, नॉट ओनली नर्वस सिस्टम, बॉडी के सारे जो फंक्शंस है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। और ये जो है, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड तो लंबा रहती है, लेकिन एक बार इसकी ऑनसेट ऑफ द डिजीज हो गया तो 1 साल के अंदर अंदर ही इसकी कंडीशन जो है बहुत ही सीवियर हो जाती है, और इसमें डेथ भी हो सकता है। पर जनरली देखा गया है, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन है, ये इसमें जो प्रायन प्रोटीन्स तैयार होते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीशीज के प्रायन प्रोटीन से। दैट इज वाई अगर हम कोई इन्फेक्टेड मीट खा भी लेते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज, प्रायन रिलेटेड डिजीज, ये थोड़ा कम ही होता है। लेकिन कभी कभी ये जब हो जाता है, देन द अल्टीमेट रिजल्ट इज डेथ। जो प्रियन रिलेटेड डिजीज है, एक बार किसी की डेथ हो गई तो उसकी जो बायोप्सी, अगर टिश्यू की हम स्टडी करें तो हम हमको पता चलेगा कि इसकी ब्रेन जो है, पेशेंट की ब्रेन कुछ ऐसा दिखेगा जिससे हमको डिजीज की कंडीशन पता चलेगी। लेकिन अगर कोई लिविंग पर्सन है तो उनकी ब्रेन को हम अगर एमआरआई स्कैन करते हैं, या स्पाइनल फ्लूइड जो है, इस स्पाइनल टैप से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ को अगर हम स्टडी करते हैं, तो इसमें भी जो प्रोटीन है, हमको पता है कि एसडीएस पेज करके हम इसकी जो प्रोटीन है पीआरपी एससी को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो स्पाइनल टैप करके हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की अगर स्टडी करते हैं बाय एसडीएस पेज, तो हमको ये वाले पीआरपीएससी इजीली दिख जाएंगे। फिर अगर हम इसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करते हैं, मतलब जो ब्रेन वेव की स्टडी कर लेते हैं, तो भी देखेंगे कि ब्रेन वेव में थोड़ा एनोमली या एबनॉर्मलिटी
देखा गया है। अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं फिर भी प्रायोन्स की हम टेस्टिंग इजीली कर सकते हैं, ये दिख जाता है ब्लड टेस्ट में। एंड देन न्यूरोजेनिक न्यूरोलॉजिक एंड विजुअल एग्जाम। जो प्रियन रिलेटेड डिजीज है इनमें ब्रेन इन्फेक्टेड होता है, ब्रेन अफेक्टेड होता है, तो कभी कभी ब्लाइंडनेस भी आ जाता है, दैट इज वाई विजुअल एग्जाम। और क्योंकि इसमें नर्व डैमेज होती है तो इसमें क्या होता है, काफी वेट लॉस हो जाता है। अगर हम देखेंगे ये वाली काऊ में, इधर दिख ही रहा है कि इसमें काफी वेस्टिंग हो गया है ये काऊ में, और ड्यू टू मसल वेस्टिंग वी आर हैविंग अ वेट लॉस। जो प्रायोन रिलेटेड डिजीज है वो काफी दूसरे एनिमल्स जैसे गोट, शीप या डियर, कैमल, दूसरे अंगुलेट्स जैसे काऊ या ओरिक्स या नायला, या इवन फिलाइन लाइक कैट, इवन रोडेंट लाइक मिंक, एंड इन बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच, ये सारे एनिमल्स में ये प्रायोन डिजीज देखा गया है। एंड ह्यूमन में भी ये प्रायोन डिजीज देखा गया था। जो स्पोरैडिक क्लासिकल क्रॉसफेल्ड जेकोब डिजीज है, ये होता है जनरली कोई भी पर्सन अगर 60 to 70 years ऑफ एज है तो उनमें क्या है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होता है मतलब ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 20 म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिससे कि नॉर्मल जो प्रायोन प्रोटीन से जो इन्फेक्टिव प्रायोन प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो ये जो इन्फेक्टेड प्रायोन प्रोटीन जो नेचुरल स्पोरेडिकली क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल क्रॉसफेल्ड याकूब डिजीज। अब कोई जैसे पापुआ न्यू गिनिया जो एक आइलैंड नेशन है नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो पापुआ न्यू गिनिया में एक ऐसे ही फनीरल फनीरल ट्रेडिशन है, रिचुअल है, जहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड डिजीज्ड पर्सन है उनके घर वाले रिश्तेदार एक फॉर्म ऑफ रेवरेंस के हिसाब से उनकी जो डिजीज पर्सन की ब्रेन को खाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इन्फेक्टेड ब्रेन में जो प्रियन है वो दूसरे जो ऐसे ब्रेन को खा रहे हैं उनमें ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऐसे अगर हम कैनिबलिज्म करते हैं जिससे मतलब प्रायोन्स इन्फेक्टेड ब्रेन खा लेते हैं, तो तब जब हमको जो इंसेफेलोपैथी होती है उसको बोलते हैं हम कुरू। पर अगर हम कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स जैसे वेनिसन हो गया या काऊ हो गया, तो ये सारे अगर हम इन्फेक्टेड एनिमल्स को खाते हैं तब जाके जो हमारे इंसेफेलोपैथी होता है उसको बोलते हैं हम वेरिएंट क्रॉसफेल्ट याकूब डिजीज। अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, से फॉर एग्जांपल हमारी ब्रेन की ऑपरेशन हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड या आई में ऑपरेशन हो रहा है, और जो है मेडिकल इक्विपमेंट है उसमें अगर प्रियॉन्स रह जाता है तो हम उससे इन्फेक्टेड होते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन से जो डिजीज होता है उसको हम बोलते हैं लैट्रोजेनिक क्रॉसफेल्ट डिजीज। कुछ कुछ ऐसे भी होता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री रहती है, वी आर जेनेटिकली इनहेरिटिंग दिस डिजीज। फॉर एग्जाम्पल जो लीबियन ज्यू होते हैं उनमें क्योंकि देयर फूड हैबिट इसमें दे आर कुकिंग pork lightly, so क्या होता है वो वाले जो lightly cooked है फूड है, और हमको पता है कि प्रियन इज हीट रेजिस्टेंट, सो कुकिंग से भी ये जाता नहीं है। तो इनकी फूड हैबिट की वजह से ही इनको जो है प्रियंस रिलेटेड डिजीज हो जाता है। और ये जो है प्रियन रिलेटेड डिजीज अगर जर्मिनल मतलब फ्रॉम फादर टू सन, जो जर्मिनल लाइन है मतलब रिप्रोडक्टिव सेल में अगर ये प्रियॉन्स आ जाते हैं तो ये फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये डिजीज
ट्रांसमिट करता है, दैट इज कॉल्ड द फैमिलियल क्रॉसफेल्ट याकूब डिजीज। और कभी कभी ये जो है जो स्पॉन्टेनियस होता है वो देखा जाता है जनरली 60 to 70 ईयर्स में कि, लेकिन ये गर्स्टमैन स्ट्राउसर ये वाली जीएसएस सिंड्रोम जो है ये भी स्पोरेटिक होता है, लेकिन 40 ईयर्स में ही इसकी म्यूटेशन के वजह से ये वाले डिजीज स्टार्ट हो जाते हैं, जीएसएस जो एंसेफेलोपैथी। Or whatever be the encephalopathy, it is affecting the brain as you can see in this diagram. So इसकी जो causes है, एक तो है कि familial genetic cause, जेनेटिक या familial cause है जो कि मैं लास्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ। फिर रहता है sporadic, this is just only 15 to 30% of the entire encephalopathy due to prion। उसके बाद जो है कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट के कांटेक्ट में आके जो प्रायोन रिलेटेड डिजीज होता है, ये पापुआ न्यू गिनिया की कैनिबलिज्म तो मैं लास्ट स्लाइड में बता ही चुकी हूँ। तो ऐसा होता है। अब देखते हैं कि इसकी जो सिम्टम्स क्या है। जनरली क्या होता है, इट अफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। So it affects our spinal cord and brain, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो क्या होता है, एंटायर न्यूरो डीजेनरेशन होने लगता है। उसके वजह से क्या होता है, जो मसल है इस पे वेस्टिंग होने लगता है, मतलब मसल लॉस होता है। अगर हम देखेंगे, ये देखिए कैसे मसल वेस्टिंग हो रहा है। तो न्यूरो डिजेनरेशन के वजह से मसल वेस्टिंग हो रही है। जो मसल है इनमें क्या होता है, इनमें इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट देखा जाता है। इनमें मूवमेंट, अगर वॉलंटरी मूवमेंट करना चाहेंगे तो उसमें भी दिक्कत होती है, मसल स्टिफनेस हो जाता है। और क्या होता है कि हमारे ब्रेन को ये इफेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा हेलुसिनेशन या कंफ्यूजन हो जाता है। एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज फ्रॉम ईटिंग टू आवर स्पीकिंग, एवरीथिंग इज अफेक्टेड। और स्लीप भी इफेक्ट होता है। तो हम देख रहे हैं इसकी जो सिम्टम है, अ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम, पर ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने से तो ये सिम्टम्स होते हैं। पर जैसे ही नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स रहती है वो जब उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम में ये डेड न्यूरॉन्स को वाइप आउट करने के लिए जो माइक्रोग्लिया है, तो माइक्रोग्लिया जो है वो इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स को जाके फेगोसिटाइज कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये फेगोसिटाइज कर रहा है, माइक्रोग्लिया क्या कर रहा है, इट गेट्स दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द न्यूरॉन, इसी वजह से इसकी डेथ हुई है। तो इट रिलीजेस साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जो है ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। और जैसे ही ये इन्फ्लेमेशन करता है, एक मतलब इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। तो एक तो इतने सारे जो सिम्टम वाले न्यूरो डिजेनरेशन हो रहा है, उल्टा एडिशनली क्या हो रहा है, इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स भी हो रहा है। तो ऑल दिस कॉजेस डेथ, वेरी रैपिड डेथ। जैसे ही ऑनसेट हुआ, तो ऑनसेट ऑफ दिस सिम्टम हुआ, उसके सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के अंदर अंदर ही पर्सन और द एनिमल उसकी डेथ हो जाती है। और ये रैपिड डेथ होती है ड्यू टू नंबर 1 न्यूरोजेनिक डिजेनरेशन, एंड नंबर 2 ड्यू टू इम्यून रेस्पॉन्स, एक्सेस इम्यून रेस्पॉन्स। तो अगर कोई बैक्टीरिया है तो इसकी जो है, इसकी मेम्ब्रेन है, तो हम एंटीबायोटिक से इसकी मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट इफेक्ट करते हैं। सेम अगर कोई फंजाई है तो इसकी जो है सेल में वॉल को हम अटैक करते हैं, तो फिर सेल लिसिस हो जाता है। तो दैट इज हाउ वी
कंट्रोल द बैक्टीरियल एज वेल एज फंगल डिजीज। अगर कोई वायरस है तो हम वायरस की जो प्रोटीन कोट है उनमें जो हॉक सॉक या दूसरे कोई भी एंटीजेनिक प्रोटीन है उसको हम टारगेट करते हैं बाय यूजिंग एंटीवायरल्स एज वेल एज वैक्सीन्स। पर ये तो कुछ एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है विथ लॉट्स ऑफ बीटा शीट्स। तो ये मिसफोल्डेड जो प्रोटीन है हमारे बॉडी में जो प्रोटियाजोम कॉम्प्लेक्स है, उबिक्विटिन प्रोटियाजोम कॉम्प्लेक्स है जो कि नेचुरली ऐसे प्रोटीन को डिग्रेड करता है, तो दैट कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नॉट एबल टू destroy the prion। तो हम इसकी जो है कोई भी ट्रीटमेंट जो कर नहीं सकते। क्या कर सकते हैं हम इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब अगर मसल अटैक्सिया हो गई है तो अटैक्सिया की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर प्रियन रिलेटेड एंसेफेलोपैथी की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसी ड्रग दे सकते हैं जो कि जो प्रियन नॉर्मल से जो प्रियन इन्फेक्टिव ये वाले जो प्रोसेस है इसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। That is, we can give the patient a slow death, but we cannot save the patient। तो हम देख रहे हैं कि प्रियन जो है एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है। तो एक प्रोटीन कितना डेंजरस हो सकता है जो कि ऐसा डिजीज क्रिएट करता है जिसकी कोई इलाज ही नहीं है। और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय नॉट ईटिंग कंटामिनेटेड मीट। जो भी हम मीट खरीदने जाए तो वी बाय इट फ्रॉम रिलायबल सोर्स, एंड वी शुड नॉट बी ईटिंग द ब्रेन ऑफ द एनिमल्स। कोई भी एनिमल्स की ब्रेन को ना खाए। और जब भी कोई अगर हमको हो भी जाए क्रॉसफेल्ड याकूब डिजीज, तो हम वी कैन मेक श्योर दैट वी शुड नॉट डोनेट आवर ऑर्गन्स, क्योंकि कोई भी इन्फेक्टेड ऑर्गन से भी, ऑर्गन डोनेशन से भी जो डोनर है वो इन्फेक्टेड है तो वो रिसिपिएंट को भी ये डिजीज कैरी ऑन, मतलब डिजीज ट्रांसफर कर देते हैं। और एक चीज होता है कि ये जो क्रॉसफेल्ड याकूब डिजीज है ये कभी कभी इन्फेक्टेड टूल से भी होता है। जो मेडिसिनल टूल है, मेडिसिनल जो टूल है, सर्जिकल टूल है, इसको क्या कर सकते हैं हम। एक तो क्योंकि ये प्रायोन जो है ये हीट रेजिस्टेंट है, तो ऑटोक्लेविंग जो है, ऑटोक्लेव तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है, ये हीट रेजिस्टेंट है। तो जो हाईली हाईली एल्कलाइन जो डिटर्जेंट है इनमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो सर्जिकल टूल्स है इसको डिप करके इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम प्रायोन रिलेटेड डिजीज। So that was all about prions, its diseases, various form of diseases, ये कैसे disease form करता है। If you have any doubt or query regarding this prions, so you can write it in the comment section। कोई भी नया वीडियो अगर चाहिए होगा तो write it in the comment section। वीडियो कैसा लगा है प्लीज comment it, and if you like this video please hit the like button, share it with your friends, and please do subscribe। Thank you for watching this video।